दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूरोपियनों का आगमन, जिसमें हमने सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे वह यूरोपीय थे पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया था। हमने पहले वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने का प्रयास किया था, आपको बेस बताने का प्रयास किया था, और दूसरे वीडियो में हमने आपको भारत आने वाले मार्ग की खोज करने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता वास्को डी गामा के बारे में बताने का प्रयास किया था। यह हमारा पुर्तगाली साम्राज्य का तीसरा वीडियो है। आइए दोस्तों, हम जो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं उसे हमने व्हाइट बोर्ड में लिखा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल जो चीजें हमने यहाँ पे लिखा है, चाहे हमने पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में लिखा है, चाहे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में लिखा है, हमने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन हम आपको यहाँ पर इन सारी चीजों को एक कहानी के वेब में, यानी कि एक हल्का सा, ताकि आपको आपके कानों में या अच्छी तरीके से इनहेल कर जाए, आप ताकि सुन लें और यहाँ के स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से आप पढ़ लें। और परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति लगातार रही है, चाहे वह यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वह एसएससी का हो, या चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, बीडीओ का, लेखपाल का हो, जो भी यूपी ट्रिपल एससी के अधीनस्थ एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, तो यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं पुर्तगाली साम्राज्य। यहाँ में हमने लिखा भी है भाग 3, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो यह एक पुर्तगाल का, मतलब उस कंपनी का जो है पुर्तगाली साम्राज्य का, उस समय जो भी नागरिक आए थे व्यापार करने, पुर्तगाली लोग आए थे, उनका हेड था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। यह क्या काम करता कि यह जब आता है दोस्तों 1500 में, तो यह बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा जो मार्ग खोजा गया था केप ऑफ गुड होप, या जिसे आशा का द्वीप या उत्तम आशा का द्वीप कहा जाता था, या केप ऑफ गुड होप। दोस्तों अगर आप बात करें, ये यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हल्का सोनी लग रहा होगा, ये दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु होता है, इसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। यहाँ के बाद यह मोजाम्बिक चैनल से वास्को डी गामा जो है 1498 में यहाँ से मोजाम्बिक चैनल से एक गुजराती व्यापारी के माध्यम से वह केरल के कप्पगडाबू बंदरगाह पर पहुंचता है। तो यह बार्थोलोम्यू डियाज के साथ 13 जहाजों से और 1500 पुर्तगालियों के साथ भारत आता है व्यापार करने के लिए। लेकिन भारत का जो उस समय केरल का जो स्थानीय राजा था जमोरिन ने तो वास्को डी गामा को अपने साम्राज्य में रहने के लिए, व्यापार करने के लिए अनुमति दे दिया था। लेकिन पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जब 1500 नागरिकों के साथ या पुर्तगालियों के साथ भारत में आता है, तो इसे व्यापार करने की अनुमति नहीं देता है। न देने के पीछे का कारण यह था कि दोस्तों जब वास्को डी गामा आया था तो वह जमोरिन के साथ तो व्यापार कर रहा था, वस्तुएं इनके साथ खरीद रहा था, लेकिन इनके साथ साथ वह कुछ स्थानीय राजाओं के संपर्क में भी आ गया था जो कि जमोरिन के दुश्मन थे। तो उनसे भी वास्को डी गामा ने चतुराई के साथ सस्ते दामों पर वस्तुओं को खरीदा था और वह भी ले जाकर यूरोप में बेचा था। तो यह जानकारी जो है जमोरिन को हो गया था। तो दोबारा जब यह पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 1500 पुर्तगाली आते हैं, तो जमोरिन जो है इन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं देता है, जो कि कोझिकोड या कहें कप्पगडाबू का राजा था। जमोरिन उसकी उपाधि थी। यह जब इन्हें अनुमति नहीं देता है, तो यह क्या काम करते हैं कि 1502 में फिर वास्को डी गामा दोबारा आता है। तो यह जो है, जो जमोरिन के क्या कहें कि पैरेलल, या कहें कि जो जमोरिन से जिन राजाओं की बनती नहीं थी, तो यह कोचीन की तरफ बढ़ गया। जब यह कोचीन की तरफ बढ़ा, तो इसी क्रम में यह जो है जमोरिन को रिझाने के लिए, या कहें उन्हें खुश करने के लिए, एक अरबी जहाज को पकड़ कर, यानी उससे दुश्मनी करके जबरदस्ती उस जहाज को पकड़ करके अपनी सामुद्रिक शक्ति का प्रतीक जमाने के लिए जमोरिन को सौंप देता है। लेकिन इससे भी जमोरिन खुश होने के बजाय इन पुर्तगालियों से और नाराज हो जाता है, जिससे जो है वह अनुमति इन्हें व्यापार करने के लिए नहीं देता है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण था दोस्तों, वह यह था कि जो स्थानीय व्यापारी थे, स्थानीय व्यापारी, चाहे वो हमने यहाँ पर मेंशन भी किया, चाहे अरबी थे, चाहे फारसी थे, चाहे चुलिया थे, चाहे चेट्टियार थे, चाहे गुजराती थे, इनके दबाव के कारण भी जमोरिन जो है इन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं देता है। तो फिर जब 1502 में जब वास्को डी गामा पुनः आता है, तो 1502 में वास्को डी गामा जो कोचीन की तरफ बढ़ जाता है। तो कोचीन में इसीलिए बताया जाता है इतिहास में कि कोचीन में जो है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी स्थापित होती है वहां के स्थानीय राजाओं के द्वारा, स्थानीय राजाओं की मदद से। और 1505 में कन्नूर केरल में ही है और कोचीन भी केरल में ही है।
तो इस तरीके से पुर्तगालियों की पहली कोठी जो है कोचीन में स्थापित होती है। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में बस इतना जानते रहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है दोस्तों, हमने जो आपको पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में बताया वह यहाँ पे हमने लिखा भी है। जैसे बार्थोलोमेव डियाज के साथ है 13 जहाज और 1500 नागरिकों के साथ यह भारत आता है। यहाँ पे 1500 नागरिकों यहाँ का पुर्तगालियों के साथ यह भारत आता है। और स्थानीय व्यापारियों के दबाव के कारण हमने आपको बताया अरबी, फारसी, गुजराती, चेट्टियार, चुलिया यह कोठी खोलने की अनुमति, इनके दबाव के कारण जमोरिन इन्हें कोठी खोलने की अनुमति नहीं देता है। करता क्या है कि पेड्रो अल्वारेज कैब्राल एक जो है अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन को सौंप देता है, जिससे जमोरिन जो है और नाराज हो जाता है। अब जब 1502 में वास्को डी गामा आता है तो यह केरल की तरफ जाता है। तो केरल में इस प्रकार पहली व्यापारिक कोठी स्थापित होती है कोचीन, जो कि 1527 तक या कहें 30 तक लगभग 27 वर्षों तक पुर्तगालियों की राजधानी के रूप में या कहें केंद्र के रूप में कार्य करती है। यह था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। दूसरा जो व्यक्ति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानने की बात यह है दोस्तों कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है पुर्तगाल के जो संसद थी उस संसद के द्वारा नॉमिनेट किया गया था, यानी कि उस संसद से अनुमति पत्र प्राप्त किया था या संसद के द्वारा इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था पुर्तगाली साम्राज्य का। तो आप इतना जानते रहिए। उनका जो कार्यकाल निर्धारित किया गया था वह 3 साल का था, यहाँ पर हमने लिखा भी है वायसराय था। और इसने इसको यानी कि कभी प्रश्न यह पूछे कि कोचीन तो स्थापना किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के कार्यकाल में पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों की कोचीन में स्थापित होती है, दूसरी कन्नूर में। लेकिन अगर पूछा जाए कोचीन और कन्नूर में किस वायसराय ने इन कोठियों को दुर्गीकृत किया था, तो वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हमने यहाँ पर लिखा है कोचीन और कन्नूर में कोठी को दुर्गीकृत कराया गया था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों वह है कि इसने हिंद महासागर में यानी कि पूरे के पूरे हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पर हल्का सामने आपको आप मैप में देख भी सकते हैं। भारत का जो अरब सागर है और अरब सागर के दक्षिण में जो हिंद महासागर है, पूरे हिंद महासागर में कार्टेल व्यवस्था लागू करता है, यानी कि कार्टेल अल्मेडा व्यवस्था की शुरुआत करता है पूरे के पूरे हिंद महासागर में। और कार्टेल व्यवस्था क्या थी दोस्तों? कार्टेल व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि शुल्क देना होता था। यदि आप कार्टेल व्यवस्था के तहत पुर्तगालियों को शुल्क दे दिए हैं तो आप अपने जहाज को निर्बाध रूप से पूरे के पूरे हिंद महासागर में ले जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। लेकिन उनमें एक शर्त होती थी, वह शर्त यह होती थी कि आप गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकते थे। जो भी व्यक्ति कार्टेल व्यवस्था के तहत पुर्तगालियों को शुल्क देता था, उस कार्टेल व्यवस्था के तहत पुर्तगालियों के एक समुद्री बेड़ा उस जहाज के साथ जो व्यापार करने की अनुमति प्राप्त किया कार्टेल व्यवस्था के तहत, उसके साथ साथ उस जहाज के साथ साथ एक समुद्री बेड़ा भी उसकी मदद के लिए चलता था, ताकि वहां के स्थानीय जो व्यापारी हैं, चोर लुटेरे हैं, उनसे उनकी रक्षा की जाए और रक्षा की जाए। इसके तहत इससे भी पुर्तगाली लोग पैसा कमा रहे थे, यानी कि पूरे हिंद महासागर को अपने कंट्रोल में लिए थे। जैसे केजीएफ मूवी में रॉकी ने अपने अंडर में पूरा पश्चिमी तट को कवर में किया था, ऐसा ही कुछ नजारा था उस समय कार्टेल व्यवस्था के तहत। हमने आपको बताया था विदेशी जो जहाज होते थे वो काली मिर्च और गोला बारूद नहीं ले जा सकते थे। कार्टेल के तहत इनकी सुरक्षा की जाती थी, जो कि एक शुल्क देय व्यवस्था होती थी। इनकी इसी व्यवस्था को ब्लू वाटर पॉलिसी या कहें शांत जल की नीति कहा जाता था। हमने यहाँ पर लिखा भी है, इनकी इस व्यवस्था को ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहा जाता है। पुर्तगाली स्वयं को अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते थे और उनके इस कार्टेल व्यवस्था को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। हमने यहाँ पर लिखा भी है, पुर्तगाली स्वयं को समुद्र का स्वामी कहते थे और अपने इस सामुद्रिक साम्राज्य को वह एस्तादो द इंडिया कहते थे। अब हुआ क्या कि जैसे पुर्तगालियों ने पूरा का पूरा हिंद महासागर को अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी जो भी नाव उतर रही है, जो भी नाव जा रही है, उसमें क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, यह पूरी निगरानी के तहत पुर्तगालियों ने अपने अंडर में ले लिया। तो वहां के जो स्थानीय व्यापारी थे वह इससे काफी नाराज हुए। नाराज होने का परिणाम क्या हुआ कि 1508 में गुजराती, तुर्की और फारसी
यहाँ पर हमने लिखा भी है, मिस्र है, तुर्की और गुजराती, यानी मिस्र, तुर्की और गुजराती समुद्री बेड़ों ने जो वहां पर व्यापार कर रहे थे इसके पहले, इन समुद्री बेड़ों ने 1508 में पुर्तगालियों के खिलाफ जबरदस्त जंग छेड़ दिया और हमला कर दिया इनके जहाजों के ऊपर। परिणाम क्या हुआ कि इस युद्ध में या कहें इस हमले में अल्मेडा का एक पुत्र था, वह मारा गया। थोड़ी सी पुर्तगालियों की जो समुद्रिक साम्राज्य का वर्चस्व था वह कम होने का प्रयास किया कि इसी के उपरांत 1509 में अल्मेडा ने इन तीनों समुद्री बेड़ों को यानी मिस्र, तुर्की और गुजराती को, इन समुद्री संयुक्त सेना को यानी मिस्र, तुर्की और गुजरातियों के सामुद्रिक शक्ति को 1509 में बुरी तरीके से हरा दिया। यानी 1508 में इन्होंने हल्का सा उसके साम्राज्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, उसके बेटे को मारा अल्मेडा को, लेकिन अल्मेडा ने शीघ्र ही अगले साल 1509 में इन तीनों लोगों को, संयुक्त बेड़ों को हरा करके अपनी शक्ति पुनः स्थापित कर लिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको पुर्तगाली साम्राज्य का थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। भाग 3 में हमने आपको पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में बताया और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में बताया। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। यदि कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हम आपको एकदम निःशुल्क पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।